प्रिय पिता, आपने हाल ही में मुझसे पूछा कि मैं आपसे डरता क्यों हूँ। मैं आपके सवाल का उस समय ठीक से जवाब नहीं दे सका क्योंकि मैं आपसे डरता हूँ और डर के कारणों को समझाने में बहुत सारी बातें करनी पड़ती। अगर मैं लिख कर बताऊँ तो भी मेरे शब्द पूरे कारणों को व्यक्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरा डर और उसका असर हमारे रिश्ते पर गहरा प्रभाव डालते हैं और ये मुद्दा बहुत बड़ा है। आपने हमेशा मेहनत की है, अपने बच्चों के लिए सब कुछ त्याग दिया है, जिससे मेरा जीवन अच्छा हुआ है। मैंने स्वतंत्र रूप से सीखने और जीने का मौका पाया और आर्थिक परेशानियां भी नहीं झेली। आपने मुझसे आभार की अपेक्षा नहीं रखी, बल्कि थोड़ी सहानुभूति की उम्मीद की। मैं अक्सर अपने कमरे में किताबों, विचित्र दोस्तों और अनोखे विचारों के बीच में छिपा रहता था। मैं आपसे खुलकर बात नहीं कर पाया, चाहे वे मंदिर में हो या पारिवारिक कार्यक्रमों में। और मैंने पारिवारिक भावनाएं भी व्यक्त नहीं की। मैंने आपके काम में रुचि नहीं दिखाई, आपको सिर्फ एक कारखाने से जोड़कर छोड़ दिया और कभी आपके लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किया, जैसे आपको थिएटर का टिकट दिलाना, जबकि मैं अपने दोस्तों के लिए सब कुछ करता हूँ। अगर आप मेरे बारे में सोचें तो मुझे ठंडा, अलग थलग और कृतघ्न मानते हैं, मानो ये सब मेरी गलती हो और मैं अपने व्यवहार से सब कुछ बदल सकता था, जबकि आप कभी दोषी नहीं हुए। मुझे लगता है कि हमारे झगड़ों में आप निर्दोष हैं और मैं भी उतना ही निर्दोष हूँ। अगर आप समझे तो मैं कहूँगा कि हम दोनों अपने पुराने जीवन को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत कर सकते हैं। हम अब बूढ़े हो गए हैं, लेकिन फिर भी शांति संभव है अगर आपकी निरंतर आलोचना थोड़ी कम हो जाए। कुछ समय पहले आपने कहा था कि मैं हमेशा से आपका प्रेमी रहा हूँ। हालांकि मैंने वैसा व्यवहार नहीं किया जैसा अन्य लोग करते हैं, क्योंकि अब मैं पिता बनने का ढोंग नहीं कर सकता। मैंने कभी आपके मेरे प्रति अच्छाई पर संदेह नहीं किया, लेकिन मुझे यह भी नहीं लगा कि केवल यह कहना कि अन्य पिता दिखावा करते हैं या हमारे रिश्ते में कोई गड़बड़ है सही है। अगर आप ऐसा मानते हैं तो हम उस बात पर सहमत हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि मैं जो भी हूँ वह सिर्फ आपके प्रभाव का नतीजा है। हो सकता है कि अगर मैं आपके प्रभाव से पूरी तरह मुक्त होकर बड़ा होता तो भी मैं एक कमज़ोर, डरपोक और बेचैन व्यक्ति ही रहता। पर फिर भी मैं आज जो हूँ उससे काफ़ी अलग होता और शायद हम दोनों के बीच बेहतर समझ हो सकती थी। मुझे आपको एक मित्र, बॉस, चाचा या दादा के रूप में पाकर खुशी होनी चाहिए थी, जबकि ससुर के रूप में थोड़ा झिझक जरूर थी। लेकिन एक पिता के रूप में आप मेरे लिए हमेशा बहुत मजबूत रहे हैं। खासकर जब मेरे भाई छोटी उम्र में मर गए और मेरी बहनें देर से आईं, तो मुझे अकेले ही सब भुगतना पड़ा। यदि मैं हम दोनों की तुलना करूं तो आप एक सच्चे काफका की तरह हैं। आपके अंदर ताकत, स्वास्थ्य, दृढ़ता, स्पष्ट बोलने की क्षमता, आत्मसंतुष्टि और जीवन को एक बड़े पैमाने पर देखने का अंदाज है। साथ ही आपकी कुछ कमजोरियां भी है जो आपके स्वभाव का हिस्सा है। आपकी तुलना अगर मैं अंकल फिलिप लिविंग और हेनरिक से करूं तो वे आपसे अधिक खुश मिजाज, सहज और कम गंभीर थे। मुझे आपसे बहुत कुछ विरासत में मिला है और मैंने अपनी विरासत का ध्यान रखा है। हालांकि मेरे पास आपकी तरह विशेष प्रतिभा नहीं है। आपने अपने जीवन के अलग अलग दौरों से गुजरते हुए कभी कभी अपने बच्चों से निराशा और उदासी भी दिखाई, लेकिन अब आपके पोते और दामाद आपको वह गर्मजोशी देते हैं जो शायद आपके बच्चों में नहीं दिखी। मैं यह कहना चाहता हूँ कि मैंने कभी भी आपके खिलाफ
कोई अपराध बोध महसूस नहीं किया। आपने मुझ पर जो प्रभाव डाला वह ऐसा था जिसे रोका नहीं जा सकता था। हाँ, मैं एक डरपोक और ज़िद्दी बच्चा था और माँ का भी उस पर असर था। लेकिन मुझे लगता है कि एक दयालु शब्द, शांत हाथ पकड़ना या दोस्ताना नज़र से मुझे सँभालना आसान हो सकता था। अब आप एक परोपकारी और दयालु व्यक्ति हैं और मुझे विश्वास है कि आगे भी आप वैसा ही रहेंगे। आपने मुझे एक मजबूत और बहादुर लड़के के रूप में पाला है। आपके शुरुआती वर्षों की शिक्षा की शैली मैं सीधे शब्दों में नहीं कह सकता, लेकिन फेलिक्स के साथ आपके व्यवहार से मुझे कुछ अंदाज़ा होता है। याद रहे कि आप जब युवा थे तब अधिक ऊर्जावान, आदिम और लापरवाह थे, और व्यवसाय में व्यस्त होने के कारण दिन में एक बार भी मेरे साथ नहीं रह पाते थे, जिससे आप और गंभीर हो गए थे। मेरे बचपन पर ऐसा एक प्रभाव पड़ा जिसे मैं कभी सामान्य या रोज़मर्रा की बात नहीं मान पाया। मुझे याद है कि एक रात जब पानी के लिए मैं रोता हुआ कराह रहा था, शायद प्यास के कारण नहीं बल्कि कुछ परेशान करने या खुद को संतुष्ट करने के लिए, आपके कई तेज आदेशों के बावजूद भी कोई असर नहीं हुआ। आप मुझे बिस्तर से उठाकर पाव लेच एस्ट्रिस्क ले गए और बंद दरवाजे के बाहर मेरी नाइट शर्ट में कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दिया। मैं यह नहीं कह रहा कि यह तरीका गलत था। शायद उस रात शांति पाने का कोई और उपाय नहीं था, लेकिन यह आपके पालन पोषण के तरीके का एक उदाहरण है। मुझे लगता है कि उस घटना के बाद मैं बहुत आज्ञाकारी हो गया, पर इससे मुझे अंदर से चोट पहुंची। मैं अक्सर सोचता हूँ कि मुझे थोड़ा प्रोत्साहन, दोस्ती और अपना रास्ता खुला रखने की ज़रूरत थी, लेकिन उस समय ऐसा महसूस हुआ कि आपने मेरे लिए रास्ते बंद कर दिए, हालांकि अच्छे इरादों से। आपने मुझे कई बार प्रोत्साहित किया, जैसे जब मैंने सलामी दी या जब मैं खाने पीने में जुटा रहा, लेकिन ऐसा लगता था कि आप हमेशा अपनी आत्म महत्व की भावनाओं के साथ जुड़े रहते थे। उदाहरण के तौर पर मेरी शादी या जब पेप्पा ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, तब भी आप मुझे प्रोत्साहित करते, मेरी काबिलियत बतलाते और पेप्पा की निंदा करते। पर उस समय मेरी उम्र में मुझे वास्तव में हर तरह की प्रोत्साहन की ज़रूरत थी। मुझे याद है कि हम अक्सर एक ही नहाने की झोपड़ी में अपने कपड़े उतारते थे। वहाँ मैं खुद को कमज़ोर, पतला और डर से भरा महसूस करता था, जबकि आप मजबूत, लंबी और चौड़े थे। आपकी तैराकी की कला को बड़े अच्छे इरादों से दिखाते हुए भी मुझे शर्मिंदगी होती थी। कभी-कभी आप पहले कपड़े उतार देते थे ताकि मुझे अकेले झोंपड़ी में रहने का मौका मिले और मुझे सार्वजनिक अपमान का सामना न करना पड़े। फिर बाद में आप आकर मुझे बाहर ले जाते थे। उस समय मुझे आभार भी था कि आपने मेरी पीड़ा को जाहिर नहीं होने दिया, और मुझे अपने पिता पर गर्व भी था। इस तरह आपके तरीके और आपके प्रभाव ने मेरे जीवन पर गहरा असर छोड़ा, जिससे मैं कभी-कभी खुद को अधूरा महसूस करता हूँ। आपके और मेरे बीच का अंतर आज भी वैसा ही है जैसा कि आपका बौद्धिक वर्चस्व था। आपने अपनी पूरी ऊर्जा से इतनी ऊंचाई हासिल की कि आपकी राय पर असीम आत्मविश्वास था, जो मेरे लिए कभी उतना प्रभावशाली नहीं था। आप मानो दुनिया पर राज कर रहे थे। आपकी राय हमेशा सही लगती थी और आपका आत्मविश्वास इतना था कि तार्किक होने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी। कभी-कभी ऐसा भी लगता था कि जब आपके पास कोई राय नहीं होती तो बाकी सभी विचार स्वचालित रूप से गलत हो जाते थे। आपने एक रहस्यमय गुण अपना लिया था, जैसा कि कुछ अत्याचारी लोगों में देखा जाता है, जहां अधिकार व्यक्ति पर आधारित होते हैं, न कि किसी विशेष कारण पर। आप अक्सर लिखते थे और हमारे बीच आम बातचीत कम ही होती थी। मेरे विचार भी हमेशा आपके व्यक्तित्व के बाहरी प्रभाव में रहते थे, यहाँ तक कि वे विचार जो आपसे अलग भी थे, आपके छोटे छोटे निर्णयों के बोझ तले दब जाते थे।
बचपन में जब हम किसी छोटी सी बात पर खुश होते थे और उसके बारे में घर लौटकर चर्चा करते थे, तो आपके जवाब में अक्सर एक आहा, सिर हिलाना या मेज पर उंगली थपथपाना होता था। शायद आप इन बातों को लेकर इतने चिंतित थे कि आप हमेशा मेरे बचपन की निराशाओं को दूर नहीं कर सके। इन निराशाओं का असर मेरे साहस, संकल्प और आत्मविश्वास पर गहरा पड़ा, खासकर तब जब आपने उन पर विरोध किया या निंदा की। ऐसा भी होता था कि जब मैं किसी व्यक्ति में रुचि लेता तो आप तुरंत उस व्यक्ति की आलोचना कर देते थे। मुझे याद है कि आपने कभी-कभी कुत्ते और उसके पिस्सू के बारे में टिप्पणियां भी की थी, जिससे मुझे और भी निराशा होती थी। जो बात मुझे हमेशा समझ से बाहर रही वह थी आपकी पीड़ा और दुख के प्रति कोई संवेदना नहीं होना। जब भी मेरे ऊपर बच्चों के स्नेह और कृतज्ञता का आरोप लगाया जाता तो मैं हमेशा ये कह पाता कि आपने कभी भी उस दर्द को महसूस नहीं किया। आपके शब्दों और फैसलों से आप मुझे बार बार शर्मिंदा कर देते थे। ऐसा लगता था कि आपको अपनी ताकत का एहसास ही नहीं था, जबकि मुझे भी अक्सर लगता था कि मेरे शब्दों से आपको चोट पहुंची। मुझे अफसोस होता था, लेकिन मैं अपने शब्द रोक नहीं पाता था। आपने बिना किसी खेद के अपने शब्दों से वार किया और उस समय या बाद में किसी ने भी आपके खिलाफ कोई शिकायत नहीं की। आपकी पालन पोषण की पद्धति इतनी सख्त थी कि मुझे लगता है कि बच्चों को परवरिश देने में आपके पास एक अनोखा गुण था। आप ऐसे लोगों की मदद कर सकते थे जो आपकी बातें समझते और चुपचाप उसी तरीके से चलते थे, लेकिन मेरे लिए एक बच्चे के रूप में आपकी हर बात एक अनिवार्य आज्ञा बन गई थी। मेज पर सही आसन सिखाते हुए आप हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि जो कुछ मेज पर रखा जाए उसे तुरंत खाने की आदत होनी चाहिए, न कि भोजन की गुणवत्ता पर चर्चा हो। आपकी तीव्र भूख और आपकी विशेष पसंद के कारण आपने सब कुछ जल्दी जल्दी बड़े हिस्सों में खा लिया। मेज पर एक सन्नाटा रहता था जिसमें आदेश होते थे, जैसे पहले खाओ बाद में बात करो, हड्डियों को दांतों से नहीं तोड़ना चाहिए, सिरका जोर से नहीं पीना चाहिए और रोटी सीधी काटी जानी चाहिए ताकि कोई टुकड़ा फर्श पर न गिरे। अंत में ये सब आपकी कुर्सी के नीचे हो जाता था। इन सब बातों से मुझे गहरी निराशा हुई, क्योंकि आप इतने सख्त और आधिकारिक थे कि मैंने आपके लगाए गए आदेशों का पालन कभी पूरी तरह से नहीं किया। मेरी दुनिया उस समय तीन भागों में बंट गई थी। पहली वह दुनिया जहां मैं एक गुलाम की तरह उन नियमों का पालन करता था जो सिर्फ मेरे लिए बनाए गए थे। दूसरी वह दुनिया जहां आप सरकारी आदेश देते थे और उनका पालन न होने की चिंता रहती थी। तीसरी वह दुनिया जहां बाकी लोग खुशी खुशी रहते थे, आज्ञाओं से मुक्त। मैं हमेशा अपमानित महसूस करता था, या तो मैंने आपके आदेशों का पालन किया जो मेरे लिए अपमान था, या मैं विरोध करता था जो फिर भी अपमान लग जाता था। मैं आपकी आज्ञाओं का उल्लंघन कैसे कर सकता था? न तो आप और न ही मैंने कभी आज्ञा छोड़ी। अगर मैं फेलिक्स से तुलना करूं तो आप उसके साथ भी लगभग ऐसा ही व्यवहार करते थे। जब भी फेलिक्स खाने में कुछ ऐसा करता जिसे आप अशुद्ध मानते थे, तो आप उसे कठोर शब्दों में निंदा करते थे। आपने मुझसे कहा कि आप एक सुअर है। शायद इसमें थोड़ा पिता जैसा स्पर्श भी होता, लेकिन फेलिक्स को आप उतना नुकसान नहीं पहुंचाते थे क्योंकि वह आपके लिए केवल दादा था जो अपने आप में विशेष था। साथ ही फेलिक्स भी काफी हद तक शांत और मर्दाना था। इस प्रकार आपके शब्दों और कार्यों का मेरे बचपन पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे मुझे हमेशा आदेशों और उनसे उत्पन्न निराशाओं का सामना करना पड़ा। आपका कहना था कि एक व्यक्ति का चरित्र कभी उसकी भीतरी गुण से पूरी तरह प्रभावित नहीं होता। आप कहते हैं कि वह इंसान जो कभी-कभी अपनी भीतरी आवाज से झिझक सकता है, आपके साथ बहुत कम होता है और अक्सर अन्य प्रभावों का भी शिकार रहता है।
आपके लिए वे एक ऐसी जिज्ञासा जैसा है जिससे वे अपनी मर्ज़ी से चुन सकता है, लेकिन मेरे लिए नहीं। मेरे लिए सब कुछ लेना पड़ता था बिना किसी विरोध के, क्योंकि आपके साथ उस मुद्दे पर शांतिपूर्ण चर्चा करना नामुमकिन था, जो आप स्वीकार नहीं करते या सुलझाते नहीं। आपका निरंकुश स्वभाव, जिसे आप अपनी तंत्रिका हृदय की स्थिति बताते हैं, आपको अपने प्रभुत्व के और भी अधिक कठोर तरीके से दिखाता था। आप लोगों को वस्तु समझकर उनकी बातों पर तुरंत अपना मन बना लेते थे, बिना उन्हें अच्छे से सुनने का मौका दिए। बाद में सामने लाई गई बातें केवल आपको और परेशान कर देती थी। जहाँ तक मेरा सवाल है, आप वयस्क हैं और अपनी बात कहने की पूर्ण स्वतंत्रता रखते हैं। मेरे पास आपको सलाह देने का कोई अधिकार नहीं है, परंतु आपके शब्दों में हमेशा क्रोध और कठोर निंदा झलकती थी, जिससे मेरे बचपन का अपराध बोध और भी गहराया। ये सब हमारे साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की असंभवता का एक स्वाभाविक परिणाम था। मैं अक्सर बोलने में संकोच करता था। मैं कभी एक वाक्पटु व्यक्ति नहीं बन सका, क्योंकि आपने मुझे लगातार बोलने से रोका। आपकी धमकियों का असर इतना गहरा था कि मैंने सीखा कि जब भी आप मौजूद हों, मेरे विचार और मेरे शब्द खतरे में बदल जाते हैं। आपने अपने मामलों पर बात करते समय भले ही कभी हिचकिचाहट दिखाई, पर आपकी बातों का दबदबा मेरे ऊपर हमेशा भारी रहा। अंततः मैंने आपके दबाव में चुप रहना सीखा, क्योंकि आपकी उपस्थिति में मैं न तो ठीक से सोच पाता था और न ही बोल पाता था। यह असर मेरे पूरे जीवन पर पड़ा। आपने कभी अपनी असली इच्छाओं का पालन नहीं किया, हमेशा मेरे खिलाफ ही आदेश दिए। अगर कभी मैंने आपकी बातों को कम अहमियत दी होती, तो शायद आप मुझसे ज़्यादा खुश होते। ये सब आपके शैक्षिक उपायों का हिस्सा था। मेरे पालन पोषण और मेरी आज्ञाकारिता का परिणाम यह हुआ कि मैंने अपने अंदर की विरोधी शक्तियों को दबा दिया, जिससे मैं विनम्र, चुप और आपसे दूर रहने लगा, ताकि आपकी ताकत मुझ तक सीधे न पहुंच सके। अंततः आपके पालन पोषण में आपकी प्रभावी बयानबाजी के तरीकों का असर मेरे जीवन पर गहरा पड़ा। आपने मेरे साथ काम करते समय कभी भी पीछे हटकर काम नहीं किया। आपकी भाषा में गाली गलौज, धमकियाँ, व्यंग्य, द्वेषपूर्ण हंसी और एक अजीब आत्मदया शामिल थी। मुझे याद नहीं है कि आपने मुझे सीधे तौर पर अत्यधिक अपमानजनक शब्दों से डांटा हो, क्योंकि आपके पास अपने क्रोध को व्यक्त करने के कई और तरीके थे। घर और विशेषकर दुकान में गाली के शब्द ऐसे उड़ते थे मानो वो दूसरों पर फेंके जा रहे हों, जिससे एक छोटे लड़के के रूप में मैं अक्सर चुप हो जाता था। वे लोग जिन पर आप गाली देते थे शायद मुझसे भी कम दोषी थे, फिर भी आप उनसे ज़्यादा नाराज नहीं होते थे। इसमें आपकी एक अजीब मासूमियत थी। आपने बिना झिझक श्राप दिया, कसम खाई और धमकी दी, हमेशा उसी तरीके से जो आपको आपकी शक्ति के मेरे प्रति प्रभाव को दर्शाता था। एक बार ऐसा भी हुआ कि जब कोई बच्चा चिल्लाते हुए मेज के चारों ओर भागा, तो आपने एक को पकड़ लिया, हालांकि असल में पकड़ने का नाटक कर रहे थे, और माँ को अंत में किसी एक को बचाना पड़ा। ऐसा लगता था कि उस बच्चे ने आपकी दया के कारण अपनी जान बचाई और अब वह उस अनचाहे उपहार के साथ जी रहा है। आपने मुझे भी धमकी दी कि अगर मैंने ऐसा किया तो जो आपको पसंद नहीं आए तो विफलता निश्चित हो जाएगी। आपकी इन धमकियों से मेरा आत्मविश्वास धीरे धीरे टूटता गया। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, आपके पास मेरे खिलाफ और भी सबूत इकट्ठा होते गए कि मैं बेकार हूँ। आप अपने पालन पोषण में व्यंग्य और कठोर चेतावनियों का इस्तेमाल करते थे। आपकी चेतावनियाँ अक्सर इस बात पर आधारित होती थीं कि आप इसे उस तरह से नहीं कर सकते जो आपके लिए कठिन हो, और साथ ही हर सवाल पर आपकी दुखद हंसी और
कठोर चेहरा सामने आ जाता था, मानो पहले ही तय हो चुका हो कि मैंने कुछ गलत किया है। बचपन में जहाँ स्कूल शायद सबसे बुरा नहीं था, लेकिन जैसे जैसे आपने व्यवसाय में मुझे डराना और धमकाना शुरू किया, वह माहौल मेरे लिए असहज हो गया। पहले जो चीज़ें सामान्य लगती थी, जैसे कि दुकान का माहौल, कर्मचारियों के साथ व्यवहार आदि, अब वे मुझे शर्मिंदा और परेशान करने लगी। विशेष रूप से आपके क्रोध के कुछ मामूली बहानों पर, जैसे कलर के बारे में आपकी बार-बार की गई टिप्पणियाँ या बीमार कुत्ते से जुड़ी बातें। इन सब ने कर्मचारियों को भुगतान किए गए दुश्मन का दर्जा दे दिया। इससे पहले कि वे सच में ऐसे बन जाएं, मुझे भी ऐसा महसूस होने लगा कि मैं उनके जैसा ही अन्यायी हो सकता हूँ। यह सब देखकर मैंने एक बड़ा सबक सीखा कि आपके व्यवहार में भी तो अन्याय हो सकता है। हालांकि मेरे अंदर अपराध बोध इतना जमा हुआ था कि मैंने इसे तुरंत महसूस नहीं किया। बचपन में मेरे नज़रिए से जो बाद में कुछ हद तक बदला भी, अजनबी लोग जो हमारे लिए काम करते थे, उन्हें लगातार आपके डर के माहौल में रहना पड़ता था। मैंने अतिशयोक्ति की मान लिया कि आपके उन कर्मचारियों पर उतना ही कठोर प्रभाव पड़ा होगा जितना मुझ पर, जबकि वे वयस्क थे और उनमें अच्छी तंत्रिका शक्ति थी। उन्होंने उस दुर्व्यवहार को सह लिया, लेकिन इससे व्यवसाय मेरे लिए असहनीय बन गया। आपके स्वामित्व हित से अलग आपके वर्चस्व के उन्माद ने यह साफ कर दिया कि एक व्यवसायी के रूप में भी आप उन सभी से बेहतर थे जो आपसे व्यवसाय सीखने आते थे। फिर भी मैंने महसूस किया कि आप हमेशा मुझसे असंतुष्ट रहेंगे। इसलिए मैंने कर्मचारियों का पक्ष लेने की कोशिश की, न सिर्फ घबराहट या डर के कारण, बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए भी। हालांकि मुझे पता था कि इससे आप और हमारे परिवार दोनों नाराज हो सकते थे। मेरे लिए कर्मचारियों के साथ शिष्ट और विनम्र व्यवहार करना भी पर्याप्त नहीं था। मुझे तो ऐसा लगने लगा कि हर हाल में आपको अपने अधिकार के प्रति दिखाना जरूरी है। कुल मिलाकर आपके द्वारा पैदा किया गया व्यावसायिक माहौल मेरे लिए इतना असहज हो गया था कि मुझे यह डर लगने लगा कि मैं उस दुनिया से दूर रहूं। वह वातावरण जहां पहले दुकान की रोशनी, जीवन का उत्साह और कामकाज की सरलता होती थी, अब आपके क्रोध, छोटी छोटी बातों पर कठोर टिप्पणियां और धमकियों के कारण बदल गया था। अंततः यह अनुभव मेरे लिए इतना दर्दनाक हो गया कि मैंने व्यवसाय से दूरी बना ली और उस माहौल से बचने की कोशिश की जो मेरे संसाधनों और क्षमताओं से कहीं परे था। आज मुझे ये शर्मिंदगी होती है कि मैंने व्यापार की दुनिया से अपनी नफरत में अपने लिए कुछ आराम ढूंढ निकाला, जबकि वह नफरत आपके लिए बहुत तकलीफदेह थी। आपने कहा कि मुझे व्यापार की कोई समझ नहीं है और मैंने आपके विचार अपने मन में बसा लिए थे। आपकी इस व्याख्या से माँ को खुशी हुई और मैंने भी अपने अहंकार में खुद को प्रभावित होने दिया। लेकिन अगर सिर्फ ऊंचे विचार ही मुझे व्यापार से दूर कर सकते, तो मुझे अपनी स्कूली शिक्षा और खोई हुई पढ़ाई की वजह से जल्दी और डर से बहकने की जगह अपनी बात अलग ढंग से रखनी चाहिए थी, जब तक कि मैं अंततः क्लर्क न बन जाता। अगर मुझे आपसे दूर रहना था तो मुझे परिवार से भी अलग होना पड़ता, यहाँ तक कि माँ से भी। भले ही माँ हमेशा सुरक्षा देती थी, पर आपके मामले में माँ ने आपको बहुत प्यार किया और इतनी वफादार थी कि वे बच्चे के संघर्ष में एक स्वतंत्र आध्यात्मिक शक्ति के रूप में लंबे समय तक नहीं रह सकी। समय के साथ माँ आपके करीब आई, पर उन्होंने अपनी स्वतंत्रता को बहुत नाजुक ढंग से बनाए रखा और आपको जानबूझकर कभी चोट नहीं पहुंचाई। फिर भी धीरे धीरे उन्होंने आपके फैसलों और बच्चों के मामलों में आपकी निंदा को भावनात्मक रूप से अपनाना शुरू कर दिया। परिवार में माँ की हालत बहुत पीड़ादायक थी।
वह घर और व्यवसाय दोनों में कड़ी मेहनत करती थी और परिवार की बीमारियों का बोझ भी उठाती थी। लेकिन सबसे कठिन बात यह थी कि उन्होंने हमारे और आपके बीच की स्थिति को भी सहा। आप हमेशा माँ के प्रति स्नेही और विचारशील रहते थे, लेकिन इस मामले में आपने उन्हें उतना ही नजरअंदाज किया जितना कि हम सब ने किया। यह एक मोड़ था जहां आपके पालन पोषण के तरीके ने माँ को भी सताया। वे हमारे अनुचित व्यवहार को सही ठहराती थी, चाहे वे आपके कारण हो या हमारे कारण। कभी कभी ये सिर्फ आपकी प्रणाली के खिलाफ एक शांत अनजानी प्रतिक्रिया भी लगती थी। माँ ये सब सहन नहीं कर सकती थी अगर उन्होंने अपने प्यार और खुशी से हमें सहने की ताकत नहीं दी होती। मेरी बहनें मुझसे केवल आंशिक रूप से जुड़ी थी, पर उनमें से सबसे खुश वैली थी जो माँ के सबसे करीब थी। वैली ने आपको बिना ज्यादा संघर्ष के स्वीकार किया क्योंकि वह आपको माँ की याद दिलाती थी। आपने कभी ऐसा कुछ नहीं मांगा जिससे हमें ऐसा लगे कि किसी चीज को जबरदस्ती बचाया जाना चाहिए। शायद आप कभी भी उस काफ्का जैसे तत्व के प्रति उत्साही नहीं थे जैसा कि कुछ महिलाओं में देखा जाता है। हो सकता है कि आपसे रिश्ता और भी दोस्ताना हो जाता अगर बाकी लोग परेशान न होते। एली का उदाहरण लें तो वे आपके कक्षा से अलग होने में सफल रही। वे आखिरी बच्ची थी जिससे मुझे ऐसी उम्मीद करनी चाहिए थी, क्योंकि वे एक अनाड़ी, थकी हुई, डरपोक, बदमिजाज, समाज द्वारा नियंत्रित, नम्र, नकारात्मक, आलसी, लालची और कंजूस बच्ची थी, जिससे मुझे खुद को पहचानना मुश्किल हो जाता था। मुझे याद रहता था कि उससे बात न करना मुझे अपनी नापसंद चीजों की याद दिला देता था, ठीक वैसे ही जैसे वह हमारे पालन पोषण के जादू में बंधी हुई थी। उसकी कंजूसी मुझे बेहद घृणित लगती थी क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे पास भी कुछ था, शायद उससे भी ज्यादा। कंजूसी गहरी नाखुशी का एक मजबूत संकेत है। मैं इतना असुरक्षित था कि मेरे पास वही होता था जो मैं सीधे पकड़ सकता था या कह सकता था, और यही चीज वे मुझसे छीनने में सबसे अधिक आनंद लेती थी। लेकिन सब कुछ तब बदल गया जब कम उम्र में ही उसने घर छोड़ दिया, शादी कर ली, बच्चे हुए और वह खुश मिजाज, लापरवाह, बहादुर, उदार, निस्वार्थ और आशावादी बन गई। ये एक असाधारण परिवर्तन है जिसे आपने शायद नोट भी नहीं किया। आप अपने द्वेष में इतने अंधे हो गए थे कि आपने इस बदलाव का हक नहीं दिया। आपने हमेशा एली को पाला है और आज भी ऐसा करते हैं, लेकिन अब वे हमारे साथ नहीं रहती। फेलिक्स के लिए आपके प्यार और कार्ल के प्रति आपके स्नेह ने उस पुराने द्वेष को कम कर दिया, जबकि कभी कभी जेवाई को अभी भी उससे कष्ट उठाना पड़ता है। मैं ऐसा कहने से डरता हूं कि इससे इस पत्र का असर बदल जाए। सामान्य परिस्थितियों में जब वे किसी विशेष जरूरत या खतरे में नहीं होती तो आपको उसके प्रति केवल घृणा ही महसूस होती है। आपने खुद मुझसे कबूल किया कि आपकी नजर में वे हमेशा जानबूझकर आपको परेशान करती है, और जब आप उसके कारण दुख झेलते हैं तो वे खुश हो जाती है। दूसरे शब्दों में, वे आपको एक तरह की राक्षसी प्रतीत होती है। धीरे धीरे आपके बीच का फासला इतना बढ़ गया था कि अब आप उसे शायद ही देख पाते। आपने उसके स्थान पर एक ऐसी छवि बसाई है जो आपके मन में हमेशा मौजूद रहती है। मुझे लगता है कि उसके साथ आपका समय बहुत कठिन रहा। मैं इस पूरे जटिल मामले की तह तक नहीं पहुंच पाई हूं, लेकिन इसमें एक प्रकार की निष्ठा भी दिखती है। ऐसी निष्ठा जो काफ्का के सर्वोत्तम हथियारों से सुसज्जित थी। हमारे बीच कोई असली संघर्ष नहीं था। मैं जल्दी ही टूट गया था और बचा हुआ सिर्फ भागने, कटुता, उदासी और आंतरिक संघर्ष में बदल गया। पर आप दोनों
हमेशा लड़ते रहने की स्थिति में थे। ऊर्जा से भरपूर जो शुरुआत में शानदार होने के साथ साथ काफी हतोत्साहित भी कर देने वाला था। मुझे यकीन है कि हम चारों के कारण आप एक दूसरे के बहुत करीब थे। एटीएस शायद आज भी आपके और माँ के बीच के विवाह का शुद्धतम प्रतिनिधित्व है। मुझे समझ नहीं आता कि क्या बात थी जिसने आप दोनों को पिता और बच्चे के बीच की सामंजस्यपूर्ण खुशी से वंचित कर दिया। मैं ये भी नहीं मान सकता कि इस मामले में विकास मेरे जैसे ही था। आपकी अपनी प्रकृति थी और उसकी ओर प्रेम, अवज्ञा, चिड़चिड़ापन, न्याय की भावना, बेचैनी और वह सब जो काफका के विचारों से जुड़ा था। निसंदेह मैंने भी उस पर प्रभाव डाला, लेकिन शायद केवल अपने अस्तित्व से। अंततः उसने खुद को ऐसी स्थिति में पा लिया जहां शक्ति का संतुलन पहले से ही तय था और वे अपने पास उपलब्ध सभी संसाधनों से निर्णय ले सकती थी। मुझे लगता है कि उस समय कुछ ऐसा था जिसे आप पूरा करने में असफल रहे और आपने उसे खारिज कर दिया। अगर वह संभव होता तो आप दोनों एक शानदार सामंजस्यपूर्ण जोड़ी बन जाते, जिससे मुझे एक सच्चे सहयोगी का नुकसान होता। पर आपकी उपस्थिति ने मुझे कुछ हद तक संतोष भी दिया, क्योंकि कम से कम एक बच्चे में पूर्ण संतुष्टि पाने की खुशी होती जो मेरे लिए बहुत फायदेमंद होती। फिर भी आज ये सब केवल एक सपना सा लगने लगता है। अल्लाह आज अपने पिता से कट चुकी है और उसे मेरी तरह अकेले अपना रास्ता चुनना पड़ता है। और जिस आत्मविश्वास, स्वास्थ्य और निर्दयता से वे मुझसे आगे निकल जाती है, वह मुझे बहुत दुखी कर जाता है। आपकी नज़र में वे मुझसे ज्यादा दुष्ट और विश्वासघाती है और मुझे लगता है कि आप इसे वैसा ही देखते होंगे, क्योंकि वे खुद भी आपको इस रूप में समझती है कि आप कितने पीड़ित हैं पर हताश नहीं हैं। निराशा मेरे रोजमर्रा के काम का हिस्सा है, पर यह दुखद बात है कि आप हमें अक्सर एक साथ देखते हैं। हमारी बातचीत में कभी कभी ऐसी कानाफूसी और हंसी सुनाई देती है जो ये सुझाव देती है कि हम निर्लज षड्यंत्रकारियों की तरह हैं। वास्तव में हम आपके खिलाफ साजिश करने के लिए एक साथ बैठते हैं, मजाक में, गंभीरता से, स्नेह, अवज्ञा, क्रोध, घृणा, समर्पण और अपराध बोध के साथ। यह आपके पालन पोषण के तरीकों का प्रभाव स्पष्ट करता है। जैसे वर्मा का मामला। वर्मा जब आपके व्यवसाय में आई थी तब वे पहले से ही बड़ी हो चुकी थी और आपको केवल एक नियोक्ता के रूप में देखती थी, इसलिए उनका आपके प्रभाव में आना सीमित था, क्योंकि उन्होंने पहले से ही अपना प्रतिरोध विकसित कर लिया था। फिर भी वे आपका रक्त संबंधी होने के कारण आपको पिता के भाई के रूप में सम्मान देती थी और आपके प्रभाव का असर नियोक्ता से कहीं अधिक था। अपने कमजोर शरीर के बावजूद वे बहुत कुशल, बुद्धिमान, मेहनती, विनम्र और भरोसेमंद थी। वे आपको चाचा की तरह प्यार करती थी और नियोक्ता के रूप में सराहती थी, जिन्होंने अपने पुराने और नए पदों पर खुद को साबित किया था। उनके साथ आपका संबंध हमारे बच्चों के जैसा था, जिसे हमने स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लिया। आपके व्यक्तित्व की शक्ति इतनी प्रभावी थी कि इसमें एक तरह की फांसी जैसा हास्य और थोड़ा सा अवज्ञा भी झलकता था। मेरा ये मानना है कि वे वास्तव में बीमार नहीं थी, बल्कि उदास और घरेलू परेशानियों से बोझिल थी। आपके साथ उनके संबंध में मेरे लिए बहुत कुछ स्पष्ट था। आपने खुद कभी कभार इसकी टिप्पणी की जो हमारे लिए एक शास्त्रीय उदाहरण बन गई। इस सब से यह भी पता चलता है कि आपने हमारे पालन पोषण पर कितना गहरा प्रभाव डाला। मुझे आपके प्रभाव और इसके खिलाफ संघर्ष के बारे में और बताने का मन करता है, लेकिन वे एक अनिश्चित और जटिल विषय है। इसके अलावा जैसे जैसे आप अपने व्यवसाय और परिवार से दूर होते गए, बाहरी तौर पर आप खुश मिजाज, बेहतर व्यवहार और अधिक सहानुभूतिपूर्ण दिखने लगे। ग्रुप फोटोज में भी आप हमेशा उन उदास छोटे लोगों के बीच बड़े और प्रसन्न दिखाई देते थे, जैसे कोई राजा अपनी यात्रा पर जाता हो।
ऐसा लगता था कि इससे आपके बच्चों को भी लाभ होता अगर वे इसे समझ पाते। यदि मुझे लगातार आपके प्रभाव में रहना न पड़ता तो शायद मैंने अपने परिवार की भावना खो दी होती, जैसा कि आप कहते हैं। लेकिन वास्तव में मेरे मन में आपके प्रति कुछ भावना जरूर थी। आपके अनुसार परिवार से अलग रहना हमेशा नकारात्मक अर्थ में लिया जाता है। ऐसा लगता है कि बाहर के लोगों के साथ संबंध भी आपके प्रभाव में और अधिक पीड़ादायक हो गए हैं। अगर आप मानते हैं कि मैं दूसरों के लिए स्नेह और वफादारी दिखाता हूँ लेकिन परिवार के लिए कुछ नहीं करता, तो ये आपकी समझ में गलत फहमी है। मैं बार बार कहता हूँ कि अन्य परिस्थितियों में भी मैं शायद एक शर्मिला और घबराया हुआ व्यक्ति हो सकता था, लेकिन जहाँ से मैंने अब तक सफर तय किया है वह एक लंबा और अंधेरा रास्ता रहा है। मैंने इस पत्र में अपनी कुछ बातें खुलकर कही हैं, पर अब भी ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन्हें मैं कबूल नहीं कर पाता। यह मेरे लिए और आपके लिए स्वीकार करना कठिन है। यदि पूरी तस्वीर धुंधली लगती है तो ये सबूत की कमी के कारण नहीं है, बल्कि ऐसे कई प्रमाण हैं जो उस दर्दनाक सच्चाई को उजागर करते हैं। मैंने कभी किसी के बारे में लिखा था कि उसे डर था कि शर्म जल्दी खत्म न हो जाए। जब मैं दूसरों के साथ होता था तो मुझे अपने कार्यों के लिए गहरा अपराध बोध महसूस होता था, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा, मुझे उन गलतियों का प्रायश्चित करना पड़ा जो आपके व्यवसाय में हुई थी, जिनमें मेरी भी कुछ जिम्मेदारी थी। हर बार जब भी मेरे साथ जुड़े किसी व्यक्ति के बारे में कुछ करने पर आपत्ति जताई जाती थी तो मुझे उस अविश्वास का प्रायश्चित करना पड़ता था जो आपने व्यवसाय और घर में मेरे प्रति पैदा करने की कोशिश की। मेरा बचपन में ऐसा कोई भी महत्वपूर्ण व्यक्ति बताइए जिसे आपने कम से कम एक बार बिना आलोचना के स्वीकार किया हो। अजीब बात यह है कि आपको इन बातों से कोई विशेष बोझ महसूस नहीं हुआ। ऐसा लगता था कि आप इन्हें आसानी से झेल लेते थे। शायद ये सिर्फ एक तानाशाही का प्रतीक था, वो अविश्वास जो मेरे छोटेपन की आंखों में कभी साबित नहीं हुआ। शायद आप मेरे अन्य लोगों के साथ संबंध के बारे में कुछ नहीं समझ पाए। मैं स्वीकार करता हूँ कि आप मुझसे प्यार करते हैं, पर साथ ही साथ आप मुझ पर अविश्वास और ईर्ष्या भी करते हैं। आपने मान लिया था कि मुझे परिवार की कमी के लिए कहीं और से संतोष लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके घर से दूर रहना मेरे लिए असंभव था। बचपन में मैं अपने निर्णयों पर अविश्वास करने में कुछ हद तक आराम महसूस करता था। सोचता था कि आप अतिशयोक्ति कर रहे हैं, ये तुच्छ बातें बहुत बड़ी लग रही हैं। लेकिन धीरे धीरे जब मुझे दुनिया का एक स्पष्ट परिप्रेक्ष्य मिला तो वह आराम धीरे धीरे खो गया। मेरी ये भी समझ में नहीं आई कि हमारे यहूदी धर्म से जुड़ी छोटी सी बातें जो आपने हमेशा अपने साथ थामे रखी, मुझे धर्म प्रामाणिकता की दिशा में प्रयास करने से कैसे रोक सकती थी। मैंने अक्सर सोचा कि शायद मैं गलत कर रहा हूँ जब मैं आराधनालय नहीं जाता था और उपवास नहीं करता था, और यही सोच मेरे अंदर गहरे अपराध बोध की भावना भर देती थी। बाद में एक युवा के रूप में मुझे समझ नहीं आया कि आप उस तुच्छ धार्मिक पहलू के लिए मुझे इतना दोषी क्यों ठहराते थे जिसे आपने अपने जीवन में महत्व दिया था। यही वह अनुभव रहा जिसे मैंने तब तक अपनी समझ में रखा। आप साल में केवल 4 दिन आराधनालय जाते थे, जहां आप उन लोगों के करीब होते थे जो प्रार्थना को गंभीरता से लेते थे। कभी कभी मुझे आश्चर्य होता था कि आप मुझे उस समय पढ़े जा रहे प्रार्थना ग्रंथ का अंश दिखा देते थे जबकि मैं वहां मौजूद रहता था। वहीं मुझे जहां घूमने की आजादी थी, मैं कई घंटों तक सुस्ताया रहता था। मुझे लगता था कि मैंने शायद पहले कभी इतनी ऊब महसूस नहीं की थी। बाद में मैंने नृत्य की कक्षाओं और अन्य छोटी छोटी गतिविधियों का भी आनंद लिया, जैसे वाचा का संदूक खोलना जो मुझे शूटिंग गैलरी की याद दिलाता था, जहां अलमारी का दरवाजा उसी तरह खुलता था। एक बार आपने कहा था कि मुझे भी
टोरा में बुलाया जा सकता है, जिससे मैं कई वर्षों तक डरता रहा। हालांकि सामान्यतः मुझे इससे ज्यादा परेशानी नहीं हुई। मेरी बोरियत तब और बढ़ गई जब मैं मिर्चुआ हुआ, लेकिन ये सब कुछ हास्यास्पद ही था, किसी गंभीर घटना के मुकाबले में नहीं। इसी तरह जब आपको टोरा में बुलाया गया था, या जब आप मृतकों के लिए प्रार्थना करते थे और मुझे भेज दिया गया, तब मेरे अंदर एक अजीब अचेतन भय सा पैदा हो गया था कि कुछ अशोभनीय होने वाला है। घर में भी आराधनालय का माहौल वैसा ही था जैसे घर में भी आराधनालय का माहौल वैसा ही था। शुरू में यह केवल सेडर तक ही सीमित था, पर बच्चों की संख्या बढ़ने के साथ ये तमाशे में बदल गया। आपके द्वारा मुझे दी गई धार्मिक सामग्री में करोड़पति परिवारों के बेटों के उदाहरण भी शामिल थे, जो अपने पिता के साथ पवित्र दिनों में आराधनालय जाते थे। ऐसा लगता था कि उस सामग्री से जितनी जल्दी हो सके छुटकारा पाना ही एकमात्र उपाय था। मुझे समझ नहीं आया था कि मुझे उससे कैसे मुक्त होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगा कि ये भक्तों का काम माना जाता है। बाद में मैंने अलग तरीके से सोचा कि शायद आप सोचते थे कि मैं भी आपके खिलाफ वैसा ही विश्वासघात कर रहा हूं जैसा कि अन्य मामलों में हुआ था। आपने गायक गांव समुदाय से यहूदी धर्म के कुछ निशान अपने साथ लाए थे, जो शहर में और आपकी सैन्य सेवा के दौरान थोड़े कम दिखने लगे। फिर भी आपके युवावस्था के प्रभाव और यादें यहूदी जीवन के लिए काफी थीं, खासकर तब जब आपको ज्यादा मदद की आवश्यकता नहीं थी। आपने एक मजबूत पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते हुए व्यक्तिगत रूप से धार्मिक संकोचों का सामना किया, जो कि यहूदी समाज के एक निश्चित वर्ग में आम था। ये राय आपके स्वभाव का हिस्सा थी और आप खुद पर विश्वास करते थे। लेकिन जब बात बच्चों को धार्मिक ज्ञान देने की आती है, तो आपने बहुत कम ही चीजें प्रदान की। शायद ये सारी बातें उन युवा यादों के रूप में रह गई जिन्हें आप दूसरों तक नहीं पहुंचा सके, या यह आपके कठोर व्यक्तित्व का हिस्सा थी। एक बच्चे को इतना चिंतित करना कि वे यहूदी धर्म के नाम पर किए गए छोटे छोटे इशारे और उनकी तुच्छता को समझ सके असंभव था। ये सब पुराने दिनों की छोटी स्मृतियां बनकर रह गई। समय के साथ आपने मुझसे कुछ पाने की कोशिश की, जैसे कि कुछ देने का दबाव या अनुनय से मुझे झुकाने का प्रयास था। लेकिन अब उस चीज का भी कोई आंतरिक मूल्य नहीं रहा। आपने केवल धमकी या दबाव से मुझे अपने पक्ष में करने की कोशिश की, पर मेरी स्पष्ट हट के कारण आपको मुझ पर गुस्सा आना ही पड़ा, क्योंकि आपने अपनी स्थिति को कमजोर नहीं समझा। ये मामला अकेला नहीं है, ये वही अनुभव है जो उस संक्रमणकालीन यहूदी पीढ़ी के कई लोगों के साथ हुआ जिन्होंने ग्रामीण इलाकों से शहरों में कदम रखा। इसने हमारे रिश्ते को और भी कड़वा बना दिया, जो एक दर्दनाक स्रोत बन गया था। आपको ये समझना चाहिए कि ये सब बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि आपके स्वभाव और उस समय की परिस्थितियां थी। उदाहरण के लिए, आपके पास बहुत काम और चिंताएं थी, जिसके कारण आप अक्सर अपनी निर्दोषता को दूसरों के प्रति अन्यायपूर्ण आलोचना में बदल देते थे। ये पूरी बात न केवल बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा का मामला था, बल्कि एक आदर्श जीवन का भी मामला था। अगर आपका यहूदी धर्म मजबूत होता, तो आपका उदाहरण प्रेरणादायक होता। ये बिना कहे स्पष्ट होता। आपने हाल ही में फ्रैंकलिन के युवावस्था के संस्मरण पढ़े, जिन्हें मैंने जानबूझकर आपको दिया था। आपने उनमें शाकाहार के एक अंश पर व्यंग्य किया, पर असल में वह लेखक उसके पिता तथा बेटे के बीच के संबंधों पर आधारित था। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता। पिछले वर्षों से मैंने आपके यहूदी धर्म के दृष्टिकोण की कुछ पुष्टि देखी है, जब आपने इस मामले में थोड़ा अपवाद किया और एक नए रिश्ते में प्रवेश करने की संभावना जताई। अगर आपने उनमें रुचि दिखाई होती, तो मेरे लिए ये संदिग्ध भी हो सकता था। मैं ये दावा नहीं करता कि मैं इस मामले में आपसे बेहतर हूं, पर मेरा हस्तक्षेप कभी भी पूरी तरह से परीक्षण में नहीं आया।
समय के साथ ऐसा लगने लगा था कि आपके लिए यहूदी धर्म उबाऊ और अप्रासंगिक हो गया और आपने केवल वही चीजें सिखाई जो आपने मुझे बचपन में सिखाई थी। शायद इसलिए कि आप अनजाने में अपने यहूदी धर्म की कमजोरी भी स्वीकार कर गए। इसके विकास में मेरे साथ मेरे साथी लोगों के संबंध निर्णायक रहे। आपने मेरे लेखन के प्रति अपनी घृणा और अन्य अज्ञात चीजों के प्रति अपनी कठोर आलोचना का प्रहार किया। अंततः मैंने अपने प्रयासों से आपसे दूरी बना ली, जैसे एक कीड़ा जो अपने पैर के टूटने के बाद खुद को खींच लेता है। मैं सुरक्षित था और मुझे स्वतंत्र रूप से सांस लेने का मौका मिला, जबकि आप स्वाभाविक रूप से घृणा करते रहे। इस प्रकार हमारे बीच के रिश्ते और उन बाहरी तथा आंतरिक संघर्षों ने एक ऐसा माहौल तैयार किया जिसमें आपकी व्यक्तिगत कमजोरियां और परिस्थितियां एक ही समय में मेरे और आपके बीच की दूरी का कारण बनी। मेरे लेखन को एक बार तुरंत स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन वह स्वीकार्यता मेरे जीवन की एक घटना थी जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। मेरे बचपन में ये अनुभव एक पूर्वाभास के रूप में था, पहले आशा की तरह और बाद में निराशा के रूप में। और ये मेरे छोटे-छोटे निर्णयों जैसे करियर का चुनाव पर भी असर डालता रहा। आपने मुझे उदारता से आज़ादी दी, पर साथ ही यहूदी मध्यम वर्ग के मूल्यों के अनुरूप मुझे समझा, जिसके कारण आपने मुझे हमेशा एक मेहनती बच्चा माना। वास्तव में मैंने बहुत कम पढ़ाई की और सीखने में भी अधिक सक्षम नहीं था। मेरे पास याददाश्त औसत थी, पर ज्ञान का ठोस आधार बनाने में बहुत कम सफलता मिली। यह एक शांत जीवन जीने के लिए खर्च किए गए समय और धन की तुलना में बेहद कम था। बचपन से ही मेरे अंदर अपने आध्यात्मिक और बौद्धिक अस्तित्व को लेकर गहरी चिंताएं थी, जिस कारण मैं बाकी चीज़ों के प्रति उदासीन हो गया था। मेरी ये ठंडी, बचकानी उदासीनता, जो कभी-कभी हास्यास्पद, असहाय और क्रूर भी प्रतीत होती थी, मेरे डर और अपराधबोध से लड़ने का एकमात्र उपाय बन गई थी। मुझे अक्सर अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहती थी। ये चिंता पाचन, बाल झड़ना, रीढ़ की हड्डी में टेढ़ापन आदि से शुरू होकर अंततः एक वास्तविक बीमारी में बदल जाती थी। मैं हर पल अपने अस्तित्व की नई पुष्टि चाहता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पास कोई स्थायी अधिकार या सुरक्षा नहीं है। मैं एक वंचित बेटा था जो अपने सबसे करीबी विषयों के बारे में भी अनिश्चित हो गया था। उदाहरण के लिए, मेरा अच्छा पाचन भी मुझे राहत देने के बजाय नए रोगों के रास्ते खोल देता था। और अंत में जब मैंने शादी करने का दबाव महसूस किया, तो एक घटना हुई जिसमें मेरे फेफड़ों से खून आया, जिसे मैंने अपने लेखन के लिए ज़रूरी समझा। यह सब इतना अधिक मेहनत से नहीं हुआ जैसा कि आमतौर पर सोचा जाता है, बल्कि उन वर्षों में मैंने अच्छे स्वास्थ्य में भी सोफे पर अधिक समय बिताया। मैं तुमसे ज़्यादा व्यस्त था, तुम्हारा जीवन, तुम्हारी बीमारियां समेत, और जब मैंने तुमसे दूर भागने की कोशिश की, तो मैं अपने कमरे में ही काम और कुछ आलस्य में उलझा रहता था। कार्यालय में मेरी कुछ उपलब्धियां थी, पर घर में मुझे ठुकरा दिया जाता, निंदा होती और कहीं और भागना भी बहुत कठिन था। उस स्थिति में मुझे करियर चुनने की स्वतंत्रता दी गई थी, पर क्या मैं वास्तव में उस स्वतंत्रता का पूरा उपयोग कर पाया? शुरुआत में मैंने सोचा कि मैं व्याकरण स्कूल में प्रथम श्रेणी में सफल हो जाऊंगा, पुरस्कार भी मिलेंगे, लेकिन व्यायामशाला की परीक्षा में कठिनाइयां आई। अंततः मैंने लगातार कुछ सफलता हासिल की, पर इससे मुझे आत्मविश्वास नहीं मिला। अक्सर मेरे मन में यही डर था कि जितना कुछ हासिल करूंगा, अंतिम परिणाम उतना ही बुरा होगा। मुझे अपने बचपन में पढ़ाई के प्रति रुचि जगाने वाला कुछ भी नहीं मिला, और ऐसा लगता था जैसे मैं किसी बैंक क्लर्क की तरह केवल अपनी छोटी-मोटी नौकरी में उलझा रहूं, जो अपने नौकरी के लिए ही चिंतित रहता है। मेरी परीक्षाओं में मैंने आंशिक रूप से धोखाधड़ी करके कुछ अंक हासिल किए, और फिर जब सब कुछ रुक सा गया,
अब मैं स्वतंत्रता में तो हूँ, पर करियर चुनने की असली आज़ादी मेरे लिए उतनी नहीं रही जितनी कि स्कूल में पढ़ाए जाने वाले सभी विषयों पर निर्भर करती थी। मैंने ऐसा पेशा चुनने की कोशिश की जो मेरे अहंकार को ज़्यादा चोट न पहुँचाए। अंततः कानून का अध्ययन मेरा विकल्प बना। इसका मतलब था कि परीक्षा से पहले कई महीनों तक संघर्ष करना, जिसने मेरी नसों पर गहरा असर डाला। इस प्रकार मेरे जीवन के वे अनुभव, पहले व्यायामशाला में और बाद में एक क्लर्क के रूप में, मेरे लिए मेरे स्वभाव और परिस्थितियों के अनुरूप ही रहे, और मैंने अपने स्तर पर अपना प्रदर्शन किया। जब मैं छोटा बच्चा था, मुझे पढ़ाई और करियर के बारे में काफ़ी स्पष्ट पूर्वाभास था। मैं समझता था कि मुझे आगे क्या करना है, लेकिन विवाह के महत्व और संभावना के बारे में मैंने कभी दूरदर्शिता नहीं दिखाई। अचानक विवाह मेरे जीवन का सबसे बड़ा आतंक बन गया। बचपन में ये बातें बहुत दूर-दराज़ सी लगती थी, कभी-कभी इनके बारे में सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, परंतु धीरे-धीरे एक स्थायी, कड़वी और निर्णायक सोपन की तरह विवाह मेरे सामने उभर कर आया। विवाह की योजनाएँ मेरे लिए बड़े और आशाजनक प्रयास के रूप में आई, लेकिन उनका विफल होना भी उतना ही भव्य और दर्दनाक था। मुझे डर था कि इस क्षेत्र में जो भी प्रयास करूँगा वह विफल हो जाएगा। मेरे प्रयासों में एक ओर सकारात्मक शक्तियाँ थी और दूसरी ओर नकारात्मक ऊर्जा, क्रोध और अपराध बोध भी थी। सब मेरे पालन-पोषण की कमज़ोरियों, आत्मविश्वास की कमी और गहरे अपराध बोध का हिस्सा बन गए। मैंने इतने दिन-रात इन बातों पर विचार किया कि अब मैं स्वयं भी भ्रमित हो जाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आपने विवाह की विफलता को मेरी अन्य विफलताओं के साथ मिलाकर देखा है, मानो ये एक ही श्रृंखला का हिस्सा हो। आपके जीवन में शायद विवाह का महत्व उतना नहीं था, आपका जीवन समृद्ध, व्यस्त और केंद्रित था। लेकिन मेरे लिए विवाह एक ऐसी ऊंची बाधा थी जिसे पार करना लगभग असंभव सा लगता था। यह ऐसा है जैसे किसी के लिए एक बड़ी सीढ़ी हो जिस पर चढ़ना कठिन हो, जबकि दूसरे व्यक्ति के लिए केवल एक छोटी सी सीढ़ी हो। विवाह करना, परिवार बनाना, आने वाले बच्चों का समर्थन करना और उन्हें मार्गदर्शन देना, यही एक मनुष्य का सर्वोच्च कार्य है जिसे बहुत कम लोग सफलता से निभा पाते हैं। मेरे जीवन में ये प्रयास हमेशा मेरे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों बाहों से जुड़े रहे हैं। अंत में जैसे सूर्य के बीच में उड़ने की बजाय पृथ्वी पर एक सुरक्षित छोटे से स्थान पर रहना जरूरी हो ताकि थोड़ी गर्मी मिल सके, वैसे ही मुझे भी अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मैं अब भी सोचता हूँ कि क्या मैं इसके लिए तैयार था। इस प्रकार मेरे बचपन से लेकर अब तक के अनुभव ने विवाह और परिवार के प्रति मेरे दृष्टिकोण को गहराई से प्रभावित किया है, और यही वह बुनियाद है जिसे मेरा पूरा जीवन आधारित है। जब बात मेरे जीवन में बाहरी हस्तक्षेप और तैयारी की आती है, तो स्पष्ट है कि आपने बहुत कम हस्तक्षेप किया, पर फिर भी कुछ हद तक आपने हस्तक्षेप किया। इस तरह के हस्तक्षेप के लिए गहरे पारस्परिक विश्वास की ज़रूरत होती है, लेकिन हमारे बीच वह विश्वास कम था क्योंकि हमारी ज़रूरतें बहुत अलग थी। जो बातें मुझे गहराई से प्रभावित करती थी, वे आपके लिए महत्वहीन हो सकती थी, पर मेरे लिए वे अत्यंत गंभीर हो जाती थी, मानो वे मेरे अस्तित्व के अंतिम हिस्से की तरह हो सकती थी। मुझे याद है एक शाम जब मैं आपके और माँ के साथ टहलने गया था, उस समय मुझे अपने सहपाठियों को बताना पड़ा कि मैं बड़े खतरे के करीब था, भले ही मैं बहादुर दिखने के लिए झूठ बोल रहा था। मेरे डरपोक स्वभाव के कारण मुझे बड़े खतरों का सही अंदाज़ा नहीं था, पर अंत में मैंने यह महसूस किया कि अब मुझे सब कुछ पता है और मुझे कोई सलाह नहीं चाहिए। मैंने इन विषयों पर बात इसलिए शुरू की क्योंकि मुझे उनमें रुचि थी और शायद कुछ बदला लेने की चाह भी थी। आपने सरलता से यह सलाह दी कि मैं इन चीज़ों को बिना खतरे के कैसे कर सकता हूँ। शायद मैं ऐसा ही उत्तर चाहता था। उस समय जो उत्तर आपने दिया उसमें एक और आदिमपन और दूसरी ओर आधुनिकता दोनों झलकती थी।
मेरे 16 साल की उम्र में वह पहला प्रत्यक्ष निर्देश था जिसने मेरे जीवन पर गहरी छाप छोड़ी, भले ही इसका असली अर्थ मुझे बाद में समझ आया। उस समय मुझे यह भी कड़वा लगा कि आप चाहते थे कि मैं कोई भी भौतिक गंदगी अपने साथ न लाऊं जिससे आप अपने घर की सुरक्षा करते रहें। परंतु महत्वपूर्ण बात यह थी कि आप खुद अपनी सलाह से बाहर थे, एक विवाहित और शुद्ध पुरुष के रूप में। शायद ये मेरे लिए तब और भी कठोर हो गया क्योंकि मुझे विवाह की बात भी बेशर्मी लगती थी। मेरे लिए अपने माता-पिता से मिली विवाह संबंधी जानकारी को अपनाना असंभव सा था। ऐसा लगता था कि आप अपने विवाह से पहले खुद को पूरी तरह साफ-सुथरा रखने की सलाह देते थे ताकि आपके शरीर पर कोई गंदगी न लगे। अगर सिर्फ आप और मैं होते तो आपकी वह पवित्रता कहीं खो जाती। इस प्रकार मेरे जीवन के उन अनुभवों ने, मेरे पढ़ाई, करियर और विवाह से जुड़ी चुनौतियों ने मुझे गहराई से प्रभावित किया। मेरे बचपन से लेकर अब तक की असुरक्षा, डर, अपराध-बोध और संघर्ष ने मेरे निर्णयों पर अपना असर छोड़ा। मैंने बहुत कुछ महसूस किया, समझा और फिर भी एक अजीब-सी उदासीनता में ढल गया जो मेरे जीवन में उन कठिन क्षणों का हिस्सा बन गई। आपकी सलाह की शुरुआत मेरे साथ उसी गंदगी और दोषी ठहराव से हुई जो आपके पुराने अपराधों और गहरी निंदा से जुड़ी थी। इससे मुझे अंदर ही अंदर बहुत चोट पहुंची और मैं अपने अस्तित्व में फंस गया। ऐसा लगता है कि हमारे बीच निर्दोषता की कमी स्पष्ट हो जाती है। आपने एक ऐसी सलाह दी जो शायद फ्रैंक के जीवन दृष्टिकोण के अनुरूप थी। न तो बहुत प्यारी और न ही उत्साहवर्धक, पर आज भी शहर में आम है। यह सलाह स्वास्थ्य के नुकसान को रोकने का दावा करती है, पर मैं सोचता हूँ कि इतनी सलाह लेकर वर्षों के नुकसान की मरम्मत क्यों नहीं की जा सकती। जब मेरी नवीनतम शादी की योजना की घोषणा के बाद हमारी एक संक्षिप्त बातचीत हुई, आपने मुझसे कहा कि शायद उस लड़की ने एक फैंसी ब्लाउज पहना होगा, जैसा कि प्राग के यहूदी लोग अक्सर करते हैं, और तुरंत ही आपने उससे शादी करने का फैसला कर लिया, वे भी कल एक हफ्ते के भीतर। मैं इस बात को समझ नहीं पाया। आखिरकार आप एक वयस्क हैं, शहर में रहते हैं और आपको शायद यह भी नहीं पता कि क्या करना है। आप केवल सामने आने वाली पहली लड़की से शादी करने की सलाह देते हैं, मानो आप भयभीत हों। आपने इसे विस्तार से समझाने की कोशिश की, पर मुझे कुछ विवरण याद नहीं आ रहे। शायद कुछ बातें मेरी आंखों के सामने धुंधली हो गई हैं। 20 साल पहले शायद आपके नज़रिए से उस होनहार शहरी लड़के में कुछ सम्मान होता था, जिसे बिना किसी हलचल के जीवन में एक दिशा मिल जाती थी। पर आज वे विचार उस लड़के के लिए घृणा बढ़ा देता है, वे जो अपनी पहली शुरुआत में आगे बढ़ने वाला था लेकिन बीच में अटक गया, और आज वे अनुभवहीन, दयनीय लगता है। मेरे विवाह के प्रयास में भी आपकी नज़र में मेरी पसंद का कोई महत्व नहीं रहा। आपने अनजाने में मेरे निर्णय लेने की क्षमता को दबा दिया और मान लिया कि आप जानते हैं कि मैं अन्य दिशाओं में भागने की कितनी कोशिश करता हूँ। आपने मेरे विचारों को सबसे घृणित, असभ्य और हास्यास्पद तरीके से प्रस्तुत कर दिया, और बिना झिझक मुझे यह बता दिया कि जिस श्रम से आपने मुझे आहत किया है वह आपकी तुलना में कुछ भी नहीं है। वो शर्म जो मैं अपनी शादी के जरिए आपके नाम पर लाना चाहता हूँ। जब बात मेरे विवाह के प्रयासों की आती है तो आपने वास्तव में ऐसा ही किया है कि मेरे निर्णय का आपको सम्मान कम हो गया। मैंने 2 बार सगाई तोड़ी और 2 बार उसे फिर से निभाया क्योंकि मैंने अनावश्यक रूप से आपको और माँ को बर्लिन में सगाई मनाने के लिए खींचा। इन घटनाओं के मूल में घर बसाने और स्वतंत्र होने का विचार था, एक ऐसा विचार जो शायद केवल आपको ही आकर्षित करता था, जैसे बच्चों का एक दूसरे का हाथ पकड़ना और साथ में चलना। इस प्रकार आपकी सलाह और मेरे विवाह के प्रयासों के पीछे का मूल विचार एक ही था, एक स्वतंत्र जीवन की खोज जिसमें आपने मेरे निर्णयों को दबा दिया और अपनी निंदा के माध्यम से मेरे प्रयासों का मूल्यांकन कर दिया। आप हमेशा मानते रहे कि किसी भी समस्या का समाधान दूर हो जाएगा, और अनजाने में आपने केवल अपने
व्यक्तित्व की ताकत से मुझे नियंत्रित रखा। हालांकि दोनों लड़कियां संयोग से चुनी गई थीं और वे वास्तव में अच्छी थीं, पर आपकी इस पूरी गलतफहमी का मतलब यह था कि आप सोचते थे कि मैं डरपोक, झिझकने वाला और संदिग्ध हूँ। मानो मैं खुशी खुशी एक झटके में शादी करने का फैसला कर सकता हूँ। आपके अनुसार दोनों विवाह वैसे ही सामान्य होते हैं जहाँ दिन रात एक अलग तरह का अनुभव होता है, और दूसरा जहाँ घनिष्ठता का अनुभव होता है जो मुझे आंशिक रूप से शादी की ओर आकर्षित करता है। मैं कल्पना करता हूँ कि उस समय हमारे बीच में एक समानता पैदा होगी जिसे आप किसी भी अन्य समानता से बेहतर समझ सकेंगे। लेकिन मेरे अनुसार मैं केवल उन क्षेत्रों में रह सकता था जिन्हें आपने कवर नहीं किया या आपकी पहुंच से बाहर थे। मेरी समझ में ये क्षेत्र बहुत अधिक और आरामदायक नहीं थे। विवाह उनमें से एक नहीं था। एक तुलना इस बात का प्रमाण है कि मैंने कभी यह नहीं कहा कि आपने अपने उदाहरण से मुझे विवाह से दूर कर दिया, जैसे आपने मुझे अपने व्यवसाय से दूर रखा। वास्तव में आपके विवाह में जो कुछ भी था वह मेरे सामने कई मायनों में एक आदर्श विवाह था, एक स्थिरता, आपसी मदद और संतुलित बच्चों की संख्या का प्रतीक। भले ही जब बच्चे बड़े हुए और शांति में बाधा आई, तब भी विवाह अप्रभावित रहा। शायद मैंने इस मॉडल पर अपने विवाह के उच्च विचार बना लिए थे। मेरे मामले में विवाह का इतना बड़ा महत्व नहीं है क्योंकि मेरे अपराध बोध की जड़ें आप में ही हैं। वे विशिष्टता, वे पीड़िता, एक भावना जिसे दोहराना लगभग असंभव है। फिर भी मुझे यह कहने का साहस होता है कि यदि कोई अन्य विकल्प न होता तो मैं विवाह से बच जाता। मैंने अपने जीवन में स्वतंत्रता के प्रयास किए हैं, हालांकि वे बहुत कम सफल रहे। मेरे लिए यह साबित करता है कि मेरा कर्तव्य है या मेरा जीवन का सार है कि मैं उन कोशिशों पर नज़र रखूं ताकि कोई भी खतरा न हो जिसे मैं टाल सकूं। वास्तव में विवाह में एक खतरे की संभावना है, पर साथ ही इसमें सबसे बड़ी मदद भी छिपी है। अगर वह खतरा उत्पन्न हो जाए तो मुझे यह तय करना होगा कि मैं इसका सामना कैसे करूंगा। मेरे लिए यह समझना आवश्यक है कि मेरी स्वतंत्रता के प्रयास भले ही बहुत कम सफल हुए हों, उन्होंने मेरे जीवन में एक महत्वपूर्ण पुष्टि दी है। अंत में यह सब कुछ मेरे जीवन के संघर्ष और चुनौतियों का नतीजा है, जहां मुझे महसूस होता है कि मैं कुछ त्याग सकूंगा, जैसे हाथ में पक्षी की उपमा छोड़कर या झाड़ी में टीक के केवल एक कठोर रिमोट। मेरे लेखन को एक बार तुरंत स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन वह स्वीकार्यता मेरे जीवन की एक घटना थी जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। मेरे बचपन में ये अनुभव एक पूर्वाभास के रूप में था, पहले आशा की तरह और बाद में निराशा के रूप में। और ये मेरे छोटे छोटे निर्णयों जैसे करियर का चुनाव पर भी असर डालता रहा। आपने मुझे उदारता से आज़ादी दी, पर साथ ही यहूदी मध्यम वर्ग के मूल्यों के अनुरूप मुझे समझा, जिसके कारण आपने मुझे हमेशा एक मेहनती बच्चा माना। वास्तव में मैंने बहुत कम पढ़ाई की और सीखने में भी अधिक सक्षम नहीं था। मेरे पास याददाश्त औसत थी, पर ज्ञान का ठोस आधार बनाने में बहुत कम सफलता मिली। यह एक शांत जीवन जीने के लिए खर्च किए गए समय और धन की तुलना में बेहद कम था। बचपन से ही मेरे अंदर अपने आध्यात्मिक और बौद्धिक अस्तित्व को लेकर गहरी चिंताएं थी, जिस कारण मैं बाकी चीज़ों के प्रति उदासीन हो गया था। मेरी ये ठंडी, बचकानी उदासीनता, जो कभी-कभी हास्यास्पद, असहाय और क्रूर भी प्रतीत होती थी, मेरे डर और अपराधबोध से लड़ने का एकमात्र उपाय बन गई थी। मुझे अक्सर अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहती थी। ये चिंता पाचन, बाल झड़ना, रीढ़ की हड्डी में टेढ़ापन आदि से शुरू होकर अंततः एक वास्तविक बीमारी में बदल जाती थी। मैं हर पल अपने अस्तित्व की नई पुष्टि चाहता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पास कोई स्थायी अधिकार या सुरक्षा नहीं है।
मैं एक वंचित बेटा था जो अपने सबसे करीबी विषयों के बारे में भी अनिश्चित हो गया था। उदाहरण के लिए मेरा अच्छा पाचन भी मुझे राहत देने के बजाय नए रोगों के रास्ते खोल देता था। और अंत में जब मैंने शादी करने का दबाव महसूस किया तो एक घटना हुई जिसमें मेरे फेफड़ों से खून आया, जिसे मैंने अपने लेखन के लिए ज़रूरी समझा। यह सब इतना अधिक मेहनत से नहीं हुआ जैसा कि आमतौर पर सोचा जाता है, बल्कि उन वर्षों में मैंने अच्छे स्वास्थ्य में भी सोफे पर अधिक समय बिताया। मैं तुमसे ज़्यादा व्यस्त था, तुम्हारे जीवन, तुम्हारी बीमारियां समेत, और जब मैंने तुमसे दूर भागने की कोशिश की तो मैं अपने कमरे में ही काम और कुछ आलस्य में उलझा रहता था। कार्यालय में मेरी कुछ उपलब्धियां थी, पर घर में मुझे ठुकरा दिया जाता, निंदा होती और कहीं और भागना भी बहुत कठिन था। उस स्थिति में मुझे करियर चुनने की स्वतंत्रता दी गई थी, पर क्या मैं वास्तव में उस स्वतंत्रता का पूरा उपयोग कर पाया? शुरुआत में मैंने सोचा कि मैं व्याकरण स्कूल में प्रथम श्रेणी में सफल हो जाऊंगा, पुरस्कार भी मिलेंगे, लेकिन व्यायामशाला की परीक्षा में कठिनाइयां आई। अंततः मैंने लगातार कुछ सफलता हासिल की, पर इससे मुझे आत्मविश्वास नहीं मिला। अक्सर मेरे मन में यही डर था कि जितना कौशल हासिल करूंगा, अंतिम परिणाम उतना ही बुरा होगा। मुझे अपने बचपन में पढ़ाई के प्रति रुचि जगाने वाला कुछ भी नहीं मिला, और ऐसा लगता था जैसे मैं किसी बैंक क्लर्क की तरह केवल अपनी छोटी-मोटी नौकरी में उलझा रहूं, जो अपने नौकरी के लिए ही चिंतित रहता है। मेरी परीक्षाओं में मैंने आंशिक रूप से धोखाधड़ी करके कुछ अंक हासिल किए, और फिर जब सब कुछ रुक सा गया, अब मैं स्वतंत्रता में तो हूँ, पर करियर चुनने की असली आज़ादी मेरे लिए उतनी नहीं रही जितनी कि स्कूल में पढ़ाए जाने वाले सभी विषयों पर निर्भर करती थी। मैंने ऐसा पेशा चुनने की कोशिश की जो मेरे अहंकार को ज़्यादा चोट न पहुँचाए। अंततः कानून का अध्ययन मेरा विकल्प बना। इसका मतलब था कि परीक्षा से पहले कई महीनों तक संघर्ष करना, जिसने मेरी नसों पर गहरा असर डाला। इस प्रकार मेरे जीवन के वे अनुभव, पहले व्यायामशाला में और बाद में एक क्लर्क के रूप में, मेरे लिए मेरे स्वभाव और परिस्थितियों के अनुरूप ही रहे, और मैंने अपने स्तर पर अपना प्रदर्शन किया। जब मैं छोटा बच्चा था, मुझे पढ़ाई और करियर के बारे में काफ़ी स्पष्ट पूर्वाभास था। मैं समझता था कि मुझे आगे क्या करना है, लेकिन विवाह के महत्व और संभावना के बारे में मैंने कभी दूरदर्शिता नहीं दिखाई। अंत में ये सब कुछ मेरे जीवन के संघर्ष और चुनौतियों का नतीजा है, जहाँ मुझे महसूस होता है कि मुझे कुछ त्यागना ही पड़ेगा, जैसे हाथ में पक्षी की उपमा छोड़कर, या झाड़ी में टिक के केवल एक कठोर रिमोट अनुप्रयोग का इस्तेमाल करना, क्योंकि अंततः ये सब जीवन की अनिवार्यता और संघर्ष से तय होता है, और मुझे वह करना ही होगा। जब मैंने अपना पेशा चुना और विवाह का विकल्प अपनाया, तो मुझे वही रास्ता चुनना पड़ा जो मेरे लिए उपलब्ध था। आपने हमेशा मुझे परिवार के समर्थन और मार्गदर्शन के लिए प्रेरित किया, और मैंने आप में वह सब देखा, अच्छाई और बुराई, ताकत के साथ साथ असंयम, आत्मविश्वास की कमी, असंतोष, ज्ञान और कभी-कभी अत्याचार भी। आपके पास ये गुण स्वाभाविक रूप से मौजूद थे, जबकि मेरे पास ये बहुत कम थे। शायद इसी कारण मैंने विवाह करने का जोखिम उठाया, भले ही मुझे पता था कि आपके विवाह में भी काफ़ी संघर्ष हुआ और बच्चों के मामले में भी आप असफल रहे। मैंने अपने बचपन से ही इन अनुभवों का सामना किया है, चाहे वे शादी के समय हो या रोज़मर्रा की छोटी-छोटी बातों में। आपने अपने पालन-पोषण के तरीकों से मुझे यह सिखाने की कोशिश की कि विवाह में कितनी चुनौतियाँ होती हैं। मेरे व्यावसायिक जीवन में भी दिन-रात चिंताओं के बीच रहता था, छोटे-छोटे लाभ कमाता था, जिन्हें मैं अपनी कल्पना में बढ़ा-चढ़ाकर पेश करता था, पर कभी संतुलन नहीं बन पाता था। इसी तरह विवाह के प्रयास भी मेरे लिए एक बड़ी देनदारी जैसा था। यदि आप मेरे द्वारा आपके प्रति मेरे भय के कारणों को देखें, तो आप कह सकते हैं कि मैं अपने रिश्ते को केवल आपकी गलती मानकर अपनी समस्याओं को सरल समझता हूँ। पर मेरा मानना है कि आपके बाहरी प्रयासों के बावजूद आप अपने अनुभवों से लाभ भी उठाते हैं।
हम दोनों अपने तरीकों से अपराध और जिम्मेदारी से इनकार करते हैं। जब मैं अपने दोष को स्वीकार करता हूँ तो आप एक ही समय में बहुत चतुर और स्नेही दिखना चाहते हैं और मुझे माफ भी करना चाहते हैं। बाद में आप सफल होते दिखते हैं, पर आप हमेशा यह मानते हैं कि मैं दोषी नहीं हूँ। असल में हमारे बीच दो प्रकार की लड़ाई होती है। एक वह लड़ाई जहाँ स्वतंत्र व्यक्तित्व एक दूसरे के खिलाफ अपनी ताकत दिखाते हैं और अंततः हम में से हर एक अपने भीतर ही हार जाता है। आप कहते हैं कि सच्चे पेशेवर सैनिक हुए हैं जो न केवल बाहरी लड़ाई कीड़े मकोड़ों से लड़ाई करते हैं, बल्कि अपनी जिंदगी में आने वाले सभी संघर्षों को झेलते हुए अपने जीवन को बनाए रखने में सक्षम होते हैं। आप कहते हैं कि मैं, यानी आपसे संबद्ध व्यक्ति, जीवन के लिए अयोग्य हूँ क्योंकि मैंने आपकी उस फिटनेस या क्षमता को अपने पास कर लिया है जिससे आप अपने जीवन को बिना किसी चिंता और स्वार्थ के आरामदायक बना सकें। आप उदाहरण देते हैं कि जब हाल ही में आपने शादी करने का विचार किया था, तब आपने वास्तव में महसूस किया कि शादी करने से तनाव और कलंक का खतरा है। आपने मुझे भी इस बारे में सलाह देने की कोशिश की, ऐसा सुझाव दिया कि शायद मुझे आपकी मदद करनी चाहिए ताकि आप उस शादी से बच सकें। आपने कहा कि आपने अपने बचपन से ही इतने संघर्ष और प्रयासों के बाद भी विवाह से संबंधित निर्णयों में संकोच महसूस किया है। आपके अनुसार मेरे द्वारा दी गई सलाह में एक और वह आदिमपन झलकता है और दूसरी ओर आधुनिकता भी, पर दोनों ही मामलों में यह दिखता है कि मेरी स्वयं की कमजोरियां और आपके प्रति मेरा अपराध बोध इस निर्णय में घुल मिल गए हैं। आप आगे कहते हैं कि मेरे विवाह के प्रयास में जो भी सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियां जुड़ी थी, वे दोनों मिलकर मेरे जीवन की चुनौतियों का हिस्सा बन गई। आपने बताया कि आपने कई बार सगाई तोड़ी और फिर से निभाई। ये सब मेरे लिए एक प्रतीक था और मैं अपने निर्णयों में असमंजस में था। आपके शब्दों में यह भी झलकता था कि हमारे रिश्तों में दोनों ओर से आरोप और जिम्मेदारियां बराबर थी। एक और आप चाहते थे कि मैं अपने दोषों को स्वीकार कर लूं और दूसरी ओर आपने खुद भी कई बार मुझ पर आरोप लगाए। अंत में आपने यह कहा कि यह पूरा उत्तर, जो आंशिक रूप से आपके खिलाफ भी कहा जा सकता है, वास्तव में मुझसे आता है। यानी हमारे बीच की लड़ाई और संघर्ष में मैं ही अपने दोषों को स्वीकार करने का प्रयास कर रहा हूँ। आपकी यह सोच कि मैं अपने जीवन में विवाह से दूर भागता हूँ या अपने निर्णयों को लेने से डरता हूँ, वास्तव में आपके प्रयासों और मेरे अंदर उत्पन्न आत्मसंदेह का परिणाम है। आपने यह भी कहा कि जीवन एक चीनी पहेली से अधिक है, एक ऐसी चुनौती जिसे सुलझाने के लिए हमारी दोनों की समझ और प्रयास जरूरी है, जिससे हमारे जीने और मरने के हालात में कुछ संतुलन आ सके। इस प्रकार आपके द्वारा व्यक्त किए गए ये विचार हमें बतलाते हैं कि हमारे संबंधों में विवाद, संघर्ष, अपराधबोध और आत्मसंदेह कितने गहरे जमे हुए हैं। अंततः ये सब हमारे अपने प्रयासों और कमजोरियों का मिश्रण है, जिसे समझकर हम शायद अपने जीवन के फैसलों में कुछ संतुलन और शांति पा सकते हैं।